तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स को, कुछ हाईली मैलिएबल मेटल्स थे, फॉर एग्जांपल गोल्ड ले सकते हैं आप, सिल्वर ले सकते हैं, कॉपर ले सकते हैं, प्लेटिनम ले सकते हैं। दीज आर दोज मेटल्स विच आर हाईली मैलिएबल। इनकी बहुत फाइन शीट्स जो है बनाई जा सकती हैं। इन मेटल्स की बहुत फाइन शीट्स बनाई जा सकती हैं, इतना महीन शीट में बीट किया जा सकता है कि लगभग एटॉमिक ऑर्डर में आ जाए, एटॉमिक साइज में, इतना पतला। इसीलिए केवल इन्हीं टाइप के एटम्स को यूज किया रदरफोर्ड ने शीट बनाने के लिए। इसके बाद रदरफोर्ड ने इसके चारों ओर एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन, जेडएनएस की स्क्रीन लगा दी। जेडएनएस की स्क्रीन इसलिए लगाई बेटा क्योंकि जो पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल यहां से टकरा के जाएंगे, उन्हें देखा तो जा नहीं सकता है, तो कैसे ऑब्जर्व करेंगे कि पार्टिकल टकराने के बाद किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये पता करने के लिए इन्होंने जेडएनएस की स्क्रीन लगा ली, और जेडएनएस की स्क्रीन जो है वो चार्ज पार्टिकल टकराने पे सिंटलेशन करती है। अब इन्होंने क्या किया कि एक अल्फा पार्टिकल सोर्स, फॉर एग्जाम्पल पोलोनियम और रेडियम को लिया और एक लेड के बॉक्स में लिया। लेड के बॉक्स में, लेड एक सब्सटेंस है, इसकी क्वालिटी होती है बेटा कि ये रेडिएशंस को, अल्फा बीटा गामा रेस को एब्जॉर्ब कर लेता है और हर डायरेक्शन में नहीं जाने देता। अगर ऐसे ही ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पोलोनियम या रेडियम को ओपन में ले लेते हैं तो वो हर डायरेक्शन में इसके पार्टिकल्स जाते, और जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो उसको मैनेज नहीं कर पाता, सबको दिक्कत होती। तो इसको एक लेड के बॉक्स में इस तरीके से रख लिया गया कवर करके कि केवल एक डायरेक्शन में जाए। और यहाँ पे एक स्लिट लगाई गई, इन्होंने दिखाया नहीं है, यहाँ पे एक स्लिट लगाई गई है लेड की ही, जिससे कि पार्टिकल डायरेक्ट किए जाए सीधे गोल्ड की फॉइल पे। अब गोल्ड की फॉइल इतनी ज्यादा महीन बीटेन है कि एटॉमिक ऑर्डर में है। जब रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल पे टकराया, भेजा, बम्बार्ड किया, तो इन्होंने नोटिस किया, देखिए क्या ऑब्जर्वेशंस की। पहली ऑब्जर्वेशन, ही observed that most of the majority of the alpha particles passed straight without any deflection। जो लगभग 99% अल्फा पार्टिकल्स थे वो बिल्कुल सीधे चले गए। ये देखिए, ये आप सिंटलेशन देख रहे हैं, ये वाले, यहाँ वाले बिल्कुल सीधे गए। इन्होंने कोई भी डेविएशन ऑब्जर्व नहीं किया, तो बिल्कुल सीधे गए। पहले हम लोग ऑब्जर्वेशन देखेंगे, उसके बाद ऑब्जर्वेशन से क्या रिजल्ट मिला वो देखेंगे। तो जो मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स थे वे बिल्कुल सीधे चले गए, उन्हें कोई रुकावट नहीं मिली। लेकिन जो कुछ, फॉर एग्जाम्पल 0.99%, कुछ पार्टिकल्स जो थे ये स्मॉल एंगल से डेविएट हुए। देखिए ये यहाँ पे जो है, ये स्मॉल एंगल से डेविएट हुए पार्टिकल्स जो यहाँ आए। लेकिन ये 99% की कंपैरिजन में बहुत कम है, केवल 0.99 है, 1% नहीं लिखा है, क्योंकि और भी जो कम है 0.01% जो बचे, उन पार्टिकल्स ने क्या किया, बहुत लार्ज डेविएशन फील किया, लगभग ग्रेटर देन 90 डिग्री, बल्कि 180 डिग्री तक। ये देखिए, ये जो पार्टिकल जिस एंगल से गए थे टकराए और बिल्कुल वापस आ गए, ये इस तरीके से। तो 90 डिग्री से ज्यादा जो डेविएशन जिन्होंने फील किया, उन्हें वे पार्टिकल्स थे 0.01%। तो तीन ऑब्जर्वेशन इन्होंने देखी। जो अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल पे डाला, तो ही ऑब्जर्व दैट most of the alpha particles, like 99% alpha particles, went straight without any deflection, whereas some alpha particles, for example like 0.99% alpha particles, were deviated by very small angles, whereas very few particles, for example 1 in 2000, one alpha particle in 2000, or we can say 0.01% alpha particles were deviated by large angles more than 90 degree. Even some alpha particles were going back exactly at 180 degree. So what did he found out on having these observations? देखते हैं हम लोग इन तीन ऑब्जर्वेशन से इन्होंने क्या पता किया, क्या कंक्लूजन्स निकाले। तो वे देखिए, कंक्लूजन्स है। पहला कंक्लूजन कि जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स बिल्कुल सीधे चले गए, इससे इन्हें पता लगा कि एटम का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो एम्प्टी है। एक एटम बना लेते हैं बेटा, बीच में न्यूक्लियस है, किनारे शेल्स हैं। तो एटम का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो क्या है,
एम्प्टी है, इस तरीके से। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी, इन्हें पता लगा कि कुछ पार्टिकल्स जो थे वो बहुत छोटे एंगल से डेविएट हुए, तो वो पार्टिकल्स आए, इस न्यूक्लियस से टकराए और छोटे एंगल से डेविएट हो गए ये। तो दूसरी ऑब्जर्वेशन जो कम एंगल से डेविएट हुए, इससे पता चला कि एटम के सेंटर पे मास है जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज है, और उसको इन्होंने न्यूक्लियस कहा। ध्यान रखना कि रदरफोर्ड ने न्यूट्रॉन को नहीं जान पाया था, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे ही इनकी रिसर्च। अभी तक हम लोगों ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं पड़ी है, ना न्यूट्रॉन को जगह दी है एटम में, केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे ही चल रहा है रदरफोर्ड तक। रदरफोर्ड के मॉडल के कम से कम 20 साल बाद पता लगा कि न्यूट्रॉन होता है। आगे बताएंगे कैसे पता लगा जब न्यूट्रॉन पढ़ाएंगे। तो सेकेंड ऑब्जर्वेशन, जो बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स स्मॉल एंगल से डेविएट हो रहे थे, इससे पता चला कि चूंकि अल्फा पार्टिकल्स पे भी पॉजिटिव चार्ज था और न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये टकरा के इनसे डिफ्लेक्ट हो गए। तीसरी बात कि बहुत ही कम, लगभग 1 in 20,000 अल्फा पार्टिकल्स 180 डिग्री से जैसे जिस एंगल से आया उसी से बैक चला गया, या इससे कुछ कम पे बैक गया। तो इससे इन्हें पता लगा कि जो न्यूक्लियस है एटम के सेंटर पे, ये बिल्कुल रिजिड है। ये रिजिड है, रिजिड होने की वजह से अल्फा पार्टिकल जिस एंगल से टकराया उसी एंगल से रिकॉइल होके टक्कर लग के वापस आ गया। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? दोबारा बताते हैं एक बार। रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल पे स्कैटर किया, तो इन्होंने नोटिस किया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो थे वे सीधे ही चले गए। इससे पता चला कि एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट एम्प्टी है, कोई भी रुकावट नहीं है वहां पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑर्बिट में जिनका मास ना के समान होता है, तो सब सीधे निकल गए। बहुत थोड़े अल्फा पार्टिकल्स, लगभग 0.99% अल्फा पार्टिकल्स स्मॉल एंगल से डेविएट हुए, जिससे पता चला कि एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, तो रिपल्सन की वजह से डेविएट हुए होंगे। तीसरा ऑब्जर्वेशन जो इन्होंने देखी थी, वो देखा था वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, लगभग 20,000 में एक, 1 in 20,000, जिस एंगल से गया उसी से वापस आ गया। तो इससे इन्हें पता चला कि जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है ये रिजिड है, अपनी जगह पे, बिल्कुल ना दबेगा ना हिलेगा, इसमें ही पूरा मास जो है कॉन्सेंट्रेटेड है। इतनी बात इन्होंने बताई। अभी जो तीसरा पोस्टुलेट है, यहां से कोलिजन की क्लोजेस्ट डिस्टेंस का न्यूमेरिकल भी करते हैं हम लोग। इतनी बात क्लियर हो तो आगे बढ़ें। यस सर। ठीक है, तो देखिए अभी हमने बताया कि होता क्या है कि न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज है, जो अल्फा पार्टिकल जा रहा है ये भी पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये जब टकराता है तो जिस एंगल से गया उसी एंगल से वापस आ जाता है 180। बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स होते हैं ऐसे, लगभग 1 in 20,000, मतलब 0.01% की कैटेगरी वाले अल्फा पार्टिकल हैं ये। कारण क्या इतने कम है कि एटम का साइज बहुत बड़ा होता है बेटा, और न्यूक्लियस उसमें बहुत छोटा होता है। अगर हम आपको बताएं कि अगर आप अर्थ को एटम मान लो कि अर्थ जो है वो एटम है, तो एक फुटबॉल जो है, फुटबॉल, ये आपका न्यूक्लियस हो गया। तो आप आइडिया लगा लो कि अर्थ में फुटबॉल रखी है, अर्थ पे फुटबॉल रखी है, उतना बड़ा एटम में न्यूक्लियस है। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो कुछ जो बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स थे वो टकरा के उसी एंगल से वापस आ गए जिस एंगल पे वो टकराए थे। तो इससे क्या हुआ कि एक डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आई, कि सबसे पास जब ये टकराने पहुंच जाता है तो इनके बीच में कितनी दूरी रहती है जब ये रिपेल करने लगता है। मानो अल्फा पार्टिकल यहाँ है, न्यूक्लियस यहाँ है, अभी इनके बीच में कुछ भी दूरी हो, फॉर एग्जाम्पल x दूरी है, तो अभी तो रिपेल करेगा नहीं। अब ये पास जा रहा है, पास जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, तो अल्फा पार्टिकल नियरेस्ट कितनी पास पहुंचेगा जब ये रिपेल करने लगेगा। तो मैक्सिमम पास पहुंचने की वो डिस्टेंस जब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के द्वारा रिपेल करने लगे, उस डिस्टेंस को कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो है वो डिफरेंट न्यूक्लियाई के लिए डिफरेंट होती है। होता क्या है, अगर आपने कूलाम्स लॉ पढ़ा हो बेटा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस,
तो दोनों चार्जेस पे डिपेंड करता है जो चार्जेस के बीच हम देखें, चाहे फोर्स ऑफ रिपल्सन हो या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर डिफरेंट चार्जेस हैं, अपोजिट चार्जेस हैं पॉजिटिव नेगेटिव, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। सेम चार्जेस हैं तो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। यहाँ चूंकि अल्फा पार्टिकल पे भी पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस में भी पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस में दो ही पार्टिकल होते हैं बेटा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, दे हैव नो चार्ज, सो द नेट चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज पॉजिटिव, so there is a force of repulsion between the alpha particle and nucleus, तो यहाँ रिपल्सन फोर्स होगा। तो आप देखेंगे डिफरेंट न्यूक्लियाई जो है वो डिफरेंट रिपल्सन फोर्स लगाएंगे और उनकी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भी अलग अलग होगी। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो है उसको हम लोगों ने R0 से रिप्रेजेंट किया, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो R0 जो होगी वो Q1 Q2 अपॉन 4 pi epsilon 0 into half mv square kinetic energy of the alpha particle, ये है kinetic energy of the alpha particle, इसके इक्वल होगी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये आप इसको ऐसे भी मान सकते हो कि आर नॉट इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन 1/2 mv स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला और समझा देते हैं इसको यूज कैसे करना है। आर नॉट तो वो क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगी जहां पे अल्फा पार्टिकल रिपेल करने लगेगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमेशा इतनी होती है, याद कर लें, फिजिक्स में भी यूज करनी पड़ेगी आपको। इसकी वैल्यू हमेशा इतनी होती है। इसकी वैल्यू याद करते समय ध्यान रखिए कि इसमें लेंथ को मीटर में कहा जा रहा है, तो मास जब रखेंगे आप तो किलोग्राम में रखना पड़ेगा, क्योंकि एमकेएस हो गया, एमकेएस, ठीक है। एमकेएस यूनिट में हमारा जो मास रहता है किलोग्राम में रहता है, लेंथ जो रहती है मीटर में रहती है, टाइम सेकेंड में। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू आपने देख ही ली, 9 × 10⁻⁹। Q1 क्या है, एक Q1 Q2 दो पार्टिकल्स पे चार्ज है। तो पहला पार्टिकल क्या है हमारा, अल्फा पार्टिकल है, इस पे हमेशा कितना चार्ज होता है, 2, और एक पॉजिटिव चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, एक पॉजिटिव। तो 2 पॉजिटिव पे कितना चार्ज हो जाएगा, इतना। तो Q1 की वैल्यू हमेशा आप इतनी मान सकते हो कि Q1 जो है वो अल्फा पार्टिकल है, तो इस पे तो हमेशा इतना ही चार्ज रहेगा। लेकिन Q2 जो है बेटा ये चेंज हो जाएगा, ये डिपेंड करेगा किस न्यूक्लियाई पे टकरा रहे हो आप। फॉर एग्जांपल आप गोल्ड पे टकरा रहे हो और गोल्ड का एटॉमिक नंबर जो है, गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79 है। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जितना होता है वो क्लैरिफाई करता है, सिग्निफाई करता है उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो अगर कोई कहे कि गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79 है, तो आप समझ जाओ कि गोल्ड के न्यूक्लियस में 79 प्रोटॉन्स हैं। तो गोल्ड के न्यूक्लियस पे चार्ज कितना हुआ, 79। तो Q2 कितना है, 79 चार्ज है प्रोटॉन, और एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹। तो 79 प्रोटॉन्स पे चार्ज क्या हो गया, 79 इंटू दिस। इज इट क्लियर? Yes, sir. m क्या है, m है मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल और v है वेलोसिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। तो अब हम लोग एक न्यूमेरिकल देखते हैं और इसको कर लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बुक्स में आपको हो सकता है ना मिले ये टॉपिक, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो आप अब दोबारा एक बार एक न्यूमेरिकल ही समझ लीजिए पूरा। न्यूमेरिकल आपके सामने दिया गया है, एन अल्फा पार्टिकल इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स गोल्ड न्यूक्लियाई। एक अल्फा पार्टिकल जो है वो गोल्ड के न्यूक्लियस की तरफ जा रहा है, रिटर्न्स बैक थ्रो 10⁻⁻10, रिटर्न्स थ्रो, यहां से देखिए, an alpha particle is traveling towards the gold nuclei, returns back through 10⁻⁻10 मीटर फ्रॉम इट। मतलब ये जब गोल्ड के न्यूक्लियाई की ओर जाता है तो इतनी डिस्टेंस के बाद वापस आ जाता है, इसके आगे नहीं जा पाता है, 10⁻⁻10 मीटर। तो ये क्या हो गई, ये हो गई R0, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हो गई है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी पूछी है, तो अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, v होगी, v हमसे पूछी गई है। दिया गया है कि 1 mu इक्वल्स टू 1.66 × 10⁻⁻27 kg। ये हम आपको पहले बता चुके हैं ग्राम में कि 1.66 × 10⁻24 ग्राम होता है। किलोग्राम में कर लेंगे तो 10⁻³ और कर देंगे। अब अगर आप मास देखें तो हीलियम का एटॉमिक मास क्या होता है, 4 AMU, और गोल्ड का कितना होता है, 79 AMU।
हालांकि गोल्ड और इनके हमें मास तो रखने नहीं है, केवल चार्ज रखना है। तो जितना जिसका एटॉमिक मास होगा उतना ही उसमें प्रोटॉन होंगे, उतना ही चार्ज होगा। तो अब हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। तो देखिए फॉर्मूला जो लगेगा हमारा वो लगेगा आर नॉट इक्वल्स टू, इससे पहले भी हमने आपको समझाया, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 1 अपॉन हाफ एम बी स्क्वायर। इसमें हमें V निकालना है, तो V स्क्वायर इक्वल्स टू फॉर्मूला करेंगे तो ये आ जाएगा। इसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है, इसको अलग करके मान लो। और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा, बताए थे हम आपको, 9 इंटू 10⁹9। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू रख ली 9 इंटू 10⁹9। अब क्या है, Q1 Q2, 2 तो वहीं से आया, ये हाफ वाला, इसको तो वैसे ही रख दिया 2 को। Q1 की वैल्यू रखेंगे, Q2 की वैल्यू रखेंगे, तो Q1 अल्फा पार्टिकल मान लो। अल्फा पार्टिकल के लिए जो चार्ज है वो Q1, तो 2 इलेक्ट्रॉन है। और अगर हम माने कि गोल्ड में प्रोटॉन जो है, इसमें 2 प्रोटॉन है या 2 चार्ज है, और इसमें जो प्रोटॉन होंगे वो 79 होंगे। गोल्ड का एटॉमिक मास, वो एटॉमिक मास नहीं बेटा, मास नंबर 79 होता है। जिसका मास नंबर जितना होता है उतने उसमें प्रोटॉन होते हैं, तो इसमें इतना चार्ज है। तो एक चार्ज जब होता है तो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो अल्फा पार्टिकल पे तो 2 इंटू इतना चार्ज हो गया Q1, और इस पे 79 इंटू इतना चार्ज हो गया Q2। अपॉन में क्या है हमारा, m इंटू आर नॉट। तो m क्या हो गया, अल्फा पार्टिकल का मास। अल्फा पार्टिकल हीलियम है, तो हीलियम का मास 4mu होता है। तो 4mu होता है, 4 तो आपने रख दिया, लेकिन mu में थोड़ी रखेंगे, इसको किलोग्राम में बदल दिया। 1.66 इंटू 10⁻⁻27 का मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू आर नॉट, जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस हमें दी थी हमने वो रख दी 10⁻⁻10। सॉल्व किया तो v स्क्वायर आया, v स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया तो वेलोसिटी आ गई कि इस वेलोसिटी से अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा था। एनी डाउट? No, sir.